हेलो एवरीवन। संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इंडिया ज्योग्राफी और एनसीईआरटी बुक कर रहे थे अपन। एनसीईआरटी ये थी अपनी एनसीईआरटी क्लास 6 और भारत का भूगोल या इंडिया ज्योग्राफी की बात करें अपन, और ये है अपना चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 की बात करें अपन तो ये है हमारा देश यानी भारत के बारे में अपन पढ़ेंगे। लंबाई, चौड़ाई, भारत का क्षेत्रफल, भारत के पड़ोसी राज्य, भारत की जलीय सीमाएं, वो सब अपन इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। यानी अगर अपन मैप में देखें तो ये रहा अपना मैप। तो ऊपर की तरफ यहाँ पर तो हिमालय है, ये वाला हिमालय हो गया, और पश्चिम में ये अपना अरब सागर हो गया, पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो गई, और दक्षिण में हो गया अपना ये हिंद महासागर। तो ये हो गया अपना भारत का राजनीतिक मानचित्र की बात कर रहे थे अपन, जो ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ा है। फिर भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। यानी इनके कहने का मतलब है कि ये जैसे अपना भारत हो गया, ऐसा कुछ अपन ऐसे रफ मैप बना लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 3200 किलोमीटर। फिर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का विस्तार 2900 किलोमीटर। यानी यहाँ से कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश, इसका विस्तार हो जाएगा 2900 किलोमीटर। ये भी याद रखने लायक चीजें हैं। यानी उत्तर से दक्षिण हो गया 3200 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम हो गया 2900 किलोमीटर। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल की बात हो रही है, ये जो थार का मरुस्थल है। उत्तरी के मैदान, ये वाले उत्तर के मैदान हो गए यहाँ पर। फिर असमान पठारी सतह, इधर अपना आता है पठारी भाग। फिर तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थलों की विभिन्नता को दर्शाते हैं, और ये अपना हो गया भारत का तटीय भाग। और इधर आते हैं अपने अंडमान निकोबार, और इधर आता है अपने अरब सागर लक्षद्वीप वाले द्वीप। फिर यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक की भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में भारत की आबादी 138 करोड़ है, और यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन की आबादी की बात करें तो चीन की आबादी है 140 करोड़। फिर अब बात करते हैं स्थिति की, कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये अपन ने जब पिछले चैप्टर में पढ़ा था गोलार्ध में भारत की स्थिति या पृथ्वी की स्थिति, उसमें अपन ने देखा था। फिर कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। यानी ये देखो, ये अपनी कोई पृथ्वी हो गई, ये यहाँ पर हो गई विषुवत रेखा, यानी ये होती है अपनी भूमध्य रेखा। फिर भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ होती है कर्क रेखा, जो होती है 23.5 डिग्री, इसको बोला जाता है कर्क रेखा। और जो दक्षिण में होती है 23.5 डिग्री दक्षिण में, उसको बोला जाता है मकर रेखा। तो भारत की स्थिति, कर्क रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा जब देश के लगभग मध्य से होकर गुजरेगी तो भारत कुछ अपना ऐसा यानी इस गोलार्ध में स्थित होगा। यानी कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत अपना स्थित है। फिर बात करें कि उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। यानी अक्षांशों की स्थिति की बात करें तो ये देखो अपना ऐसे अपन ने भारत बना दिया। वापस से इसको ढंग से बनाते हैं। ये देखो, ये अपन ने कुछ ऐसा अपने भारत का मैप बना दिया। अब अक्षांशों की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो यानी क्या बताया गया है? 8 डिग्री 4 मिनट। यानी जो यहाँ से अक्षांश होकर गुजरेगा वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और फिर जो उत्तर में है ये है अपना, जो यहाँ से अक्षांश होकर गुजरेगा वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और क्या बताया गया है? कर्क रेखा लगभग मध्य से गुजरती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी ये हो गई अपनी कर्क रेखा। तो ये है भारत की उत्तर से दक्षिण अक्षांशों के मध्य की स्थिति। फिर ये आ गया समझ में। अब बात करते हैं अपन देशांतरों के मध्य की स्थिति। ठीक है, देशांतरों के मध्य की स्थिति की बात करें, क्या बताया गया? पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तथा
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। यानी पश्चिम से पूर्व की बताया गया है, तो पश्चिम अपना ये हो गया, यहाँ पर कौन सा देशांतर आएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहाँ से बीच का निकलता है 82.5 डिग्री, यानी यहाँ पर आ जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। जो अपने भारत का मानक समय है, वो अपन ने जो मानक समय मान रखा है वो आएगा 82.5 डिग्री। अब देखो, ये अपन ने यहाँ पर पूर्वी देशांतर क्यों लिया और उत्तरी अक्षांश क्यों लिया, क्योंकि भारत उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसको उत्तरी अक्षांश में माना है। फिर बताया गया पूर्वी, देखो जो अपनी याम्योत्तर रेखा थी जो 0 डिग्री वाली थी, इधर में आएगा वो पश्चिमी गोलार्ध में हो जाएंगे, और इधर वाले पूर्वी गोलार्ध में। तो अपन पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये बातें आ गई समझ में। अब अपन आगे देखते हैं, अगर हम विश्व को, इसको अगर रफ कर देते हैं अपन, देखो क्या बताया गया है कि अगर हम विश्व को पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, तो भारत की स्थिति होगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत अपना स्थित होगा, अगर विश्व के संदर्भ में बात करें, क्योंकि ये देखो, ये अपन एकदम अच्छे से यहाँ पे समझ लिया है, ये अपना हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। फिर बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। यानी अगर 97 डिग्री पूर्व देशांतर से अपन 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर निकालते हैं तो लगभग 29 डिग्री का अंतर आता है दोनों के मध्य, और इन दोनों के मध्य की वजह से ही जो स्थानीय समय है भारत का वो अलग अलग हो सकता था, क्योंकि जो यहाँ पर स्थित होगा उनका समय अलग होगा और यहाँ पर स्थित होगा उनका समय अलग होगा। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतराल लगभग 2 घंटों का होगा। जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर आता है। यानी जैसे जैसे अपन 0 डिग्री से इस तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हर 1 डिग्री पर 4 मिनट समय में बढ़ता जाएगा। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर 12 बज रहे हैं और अपन यहाँ पर आ गए 2 डिग्री पर, यानी अपन इस तरफ 2 डिग्री बढ़ गए तो यहाँ पर हो जाएंगे 12 बजकर 8 मिनट, क्योंकि हर डिग्री पे 4 मिनट बढ़ रहा है, 2 डिग्री पे 8 मिनट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 12 बजकर 8 मिनट समय हो जाएगा। इस प्रकार से अपन ऐसे बढ़ते जाएंगे तो हर डिग्री में 4 मिनट अपने को ऐड करते जाना है। वही बात है कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है, और इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। यानी जो अपने एकदम मध्य से जो याम्योत्तर निकलता है उसी को अपन ने मानक समय माना गया है। ठीक है, आ गया समझ में अच्छे से। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। 7 देशों की स्थलीय सीमा इनकी सीमाओं से जुड़ी हुई है। चित्र 7.1 में इन देशों के नाम का पता लगाइए। अब देखिए, ये अपने भारत का मैप हो गया। अपन ने सबसे पहले पड़ोसी देशों का पता लगाना है। एक तो ये देखो, पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा लग रही है, तो पहला देश ये हो गया जिनके साथ स्थलीय सीमा लग रही है, स्थलीय सीमाओं की बात हो रही है। फिर ये देखो, यहाँ से थोड़ा सा अफगानिस्तान की भी अपनी सीमा लगती है, तो अफगानिस्तान भी हो गया। फिर बात करते हैं तीसरा, चीन। चीन की सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने लगती है। फिर चौथा देश हो गया नेपाल से भी अपने भारत की सीमा लगती है। फिर पांचवा हो गया भूटान से भी लगती है। छठा म्यांमार हो गया, और सातवां बांग्लादेश होगा। यानी भारत की 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है, और कौन कौन से देश हैं वो अपन ने अभी देख लिया है। अब आगे बात करते हैं कि ये अपने भारत का राजनीतिक मैप है। सारे राज्यों को नाम है, किस किनके साथ सीमा लगती है, वो सब भी यहाँ पर दिया गया है। आप इनको अच्छे से एक बार देख लेना। फिर अब क्या बताया गया है कि इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीपों श्रीलंका व मालदीव हमारे पड़ोसी द्वीप हैं, और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये देखो, जो ये जल संधि आती है ना, ये अपना भारत हो गया, और ये है अपना श्रीलंका, ये है श्रीलंका। अब भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है उसको बोला जाता है पाक जल संधि, और ये अपने लक्षद्वीप हो गए, द्वीप हो गए, और ये अपने अंडमान और निकोबार द्वीप हो गया है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी अपने को याद रखनी है। फिर क्या याद रखनी है कि जलीय
कौन से हैं? समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका और मालदीव भी हमारे जलीय पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग कर दी है, वो अपन ने यहाँ पर देख लिया है। अब राजनीतिक व प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये आंकड़ा अपना पुराना है, इसको अपन यहाँ पे काट देते हैं, क्योंकि अब फिलहाल अपने यहाँ पे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि 29वां राज्य तेलंगाना बना था और फिर अपन ने 2019 में जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटाकर वहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई है। ठीक है, और ये देखो भारत का भौतिक मानचित्र है। ये अपनी हिमालय श्रेणी हो गई, ये अरावली श्रेणी हो गई, ये विंध्यन और सतपुड़ा श्रेणी हो गई। फिर बात करते हैं, ये हो गई पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र बोला जाता है, जिसको सादरी पर्वतमाला बोला जाता है, वो हो गई। ये पूर्वी घाट हो गए। अब देखो यहाँ से नदियाँ निकल रही हैं। देखो ये अपनी झेलम नदी हो गई, चिनाब नदी हो गई, रावी, सतलज, ये भारत से निकलकर और सिंधु नदी में मिलकर पाकिस्तान में जा रही हैं। यहाँ से चंबल नदी निकल रही है, फिर ये यमुना नदी निकल के आ रही है, फिर ये गंगा नदी निकल के आ रही है, तो यहाँ पर गंगा में मिल गई। फिर ये गंगा से निकल कर ये इधर पश्चिम बंगाल में आकर और बांग्लादेश में आकर इधर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये महानदी हो गई, तापी हो गई, नर्मदा हो गई, ठीक है, कृष्णा नदी हो गई, ये सब अपना, और ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ये सब अपना भारत का एक भौतिक मानचित्र हो गया। कच्छ की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। ये देखो ये पर्वत या पहाड़ी श्रेणी है, जो डार्क में है वो पर्वतीय प्रदेश है, ये है पठारी प्रदेश और ये है मैदानी प्रदेश। तो देखिए ये अपना पठारी प्रदेश हो गया, ये मैदानी प्रदेश हो गया, ये पहाड़ी प्रदेश हो गया, ये बाकी नदियाँ हो गई हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। आगे क्या है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। पहले ये आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन बात करते हैं तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, सबसे छोटा अपना हो जाएगा गोवा, और राज्यों को भाषाओं के आधार पर बांटा गया था कि जिस क्षेत्र की भाषा एक जैसी थी उसका एक राज्य बना दिया गया। फिर तेलंगाना 29वां भारत का राज्य बना था 2014 के अंदर। फिर जो अपना जम्मू कश्मीर स्टेट था उसको वापस से स्टेट का दर्जा हटाकर उसको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। इस वजह से अभी फिलहाल भारत में 28 राज्य हैं और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भौतिक विभाजन की। भौतिक विभाजन में बात करें तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट व द्वीप समूह। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, ये पढ़ते हैं पहले। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जलोढ़ निक्षेप होता है जो नदियां ऊपर से चलती हैं, यानी जो नदियां पहाड़ों से निकल के आती हैं वो धीरे धीरे जो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आती हैं वो धीरे धीरे टूट टूट कर एकदम बिल्कुल महीन मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है, और नदी का जो बेसिन होता है, नदी के जो पार्ट होते हैं वहाँ पर वो मिट्टी लाकर जमा कर दी जाती है। फिर सहायक नदी क्या होती है कि एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। यानी जैसे ये तो अपनी हो गई मुख्य नदी, यानी ये कोई पहाड़ से निकल रही है और दूसरी नदी भी यहाँ से निकल के इसमें मिल जाएगी, तो ये वाली नदी कहलाएगी सहायक नदी। यानी वो नदी जो अपना जल किसी दूसरी नदी में विसर्जित कर देती है या अपना दूसरी नदी में आकर मिल जाती है, उस नदी को बोला जाता है सहायक नदी। फिर यहाँ पर बताया गया है कि क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, यानी जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। यानी क्या याद रखना है कि गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पर है? अपने भारत में स्थित है। उसकी आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार आकृति है। और डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जहाँ पर नदियों का मुहाना बनता है। और मुहाना कहाँ बनता है? जहाँ पर नदियाँ समुद्र में आकर मिल जाती हैं, उस क्षेत्र को, जो उनका मिलन बिंदु होता है, उस क्षेत्र को बोला जाता है मुहाना, और उसी को बोलते हैं अपन डेल्टा। फिर उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है।
हिम प्लस आल्य का मतलब होता है कि बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यानी ये अपना हिमालय हो गया, इसको अपन ने 3 श्रृंखलाओं में बांट दिया। सबसे ऊपर वाले का हो गया वृहत हिमालय या इसको बोला जाएगा हिमाद्री। फिर इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर स्थित है, मध्य या हिमाचल या हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। यानी जो वृहत हिमालय है, वृहत हिमालय में ही जो श्रेणी है अपनी वृहत हिमालय की, उसी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और वो इसी मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है इसको, और हिमाद्री भी बोला जाता है, उसके दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए, वो अपन आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। यानी जो ये वाली है ये तो वृहत हो गई, लेकिन जो सबसे नीचे वाली है इसको बोला जाता है शिवालिक श्रेणी। फिर बात करें कि हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। ये हिमालय हो गया और इसके दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। और जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं वो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो महीन मिट्टी होती है वो नदियाँ धीरे धीरे लाकर जमा कर देती हैं और एक बहुत ही बड़े अंतराल के बाद, समय अंतराल के बाद ये मैदानों का रूप ले लेते हैं। फिर नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कृषि बहुत अधिक होती है, जमीन उपजाऊ है और इसलिए लोग यहाँ पर आकर बस गए। फिर भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, जिसे अपन थार का मरुस्थल भी कहते हैं। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। मरुस्थल है, मरुस्थल में वनस्पतियाँ बहुत ही कम पाई जाती हैं। फिर उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। यानी ये अपना हिमालय हो गया था, यहाँ पर अपना मैदान हो गए, ये अपना थार का मरुस्थल हो गया और इनके दक्षिण में हो गए प्रायद्वीपीय पठार। फिर इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा होता है। इस क्षेत्र की बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं व घाटियां स्थित हैं। पठार क्या होते हैं? ये अपन ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो भूमि से उठा हुआ होता है, यानी जिसकी ऊंचाई कुछ 100 मीटर से कुछ 1000 मीटर तक होती है, वो कहलाता है पठार। पठार ऊपर से समतल भी हो सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ भी हो सकते हैं, लेकिन जो इनकी ढलान होती है वो एकदम तीव्र होती है या खड़ी ढलान होती है। पठारों से ही हमें सबसे ज़्यादा अपन खनन करते हैं पठारों में ही, और पठारों में ही खनिज की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ये चीज भी अपन ने देखा था कि यहाँ पर अपनी अरावली हो गई। फिर विंध्या व सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है और यहाँ पर हो गई विंध्या व सतपुड़ा श्रृंखलाएं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा व तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अपन ने जो मैप था उसमें अपन ने देखा था कि ये देखो, ये अपनी अरावली श्रेणी हो गई, ये विंध्यन हो गई, ये नर्मदा और तापी हो गई जो अरब सागर में यानी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ये पठार हो गए, ये अपने मैदान हो गए। ठीक है, इसलिए ये मैंने मैप पहले बता दिया था। अब बात करते हैं कि इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। यानी अपना ऐसा मैप है, यहाँ पर पठार हो गया, ये अपने पश्चिमी घाट हो गए और इधर अपने हो गए पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट में बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला व लौह की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यानी जो पश्चिम के जो तटीय मैदान है, यानी इस तरफ के जो तटीय मैदान है वो काफी संकरे हैं, लेकिन जो पूर्व वाले तटीय मैदान है वो अपेक्षाकृत चौड़े हैं। फिर यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। क्योंकि बंगाल की खाड़ी इस तरफ है, तो यानी ये नदियां इस प्रकार से इसे बहकर आती हैं और अपना बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर डेल्टा सुंदरवन डेल्टा स्थित है। ये अपन ने पढ़ लिया था। फिर अब ये देखो, ये अपन ने डायग्राम दिया गया है अपने पास यहाँ पर, इसका नाम है प्रवाल द्वीप। अब प्रवाल द्वीप होते क्या है? तो ये हो जाएगा कि प्रवाल
छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पोलिप कहा जाता है। यानी समुद्र के जो जीव होते हैं छोटे छोटे, वो उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तब उनके कंकाल बच जाते हैं और उन्हें पोलिप कहा जाता है। फिर जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 प्रवाल द्वीपों को दिखाता है। ये अपने प्रवाल द्वीपों, यानी जैसे एक पोलिप यहाँ पर मर गया, फिर दूसरा यहीं पर जन्म लेगा और फिर यहाँ पर मर जाएगा, फिर तीसरा ऐसे, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे ऐसे करके ये बहुत ऊंचे हो जाते हैं और इनसे प्रवाल द्वीप का निर्माण हो जाता है। फिर आगे बात करें अपन, आगे क्या है कि भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में, यानी ये अपने भारत का मैप हो गया। लक्षद्वीप इधर है, इधर का अपने अरब सागर हो गया और इधर अपनी बंगाल की खाड़ी हो गई। और यहाँ पर है अंडमान व निकोबार। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। ये अपने यहाँ पर स्थित है, ये इधर केरल है ये वाला हिस्सा, तो यहाँ से केरल से कुछ दूर स्थित है और ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल अपन ने पढ़ लिया क्या होते हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। ये सब अपन चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया ये वाला चैप्टर भी नंबर कंप्लीट। चैप्टर नंबर 7 था ये। इसके बाद एक चैप्टर और बचा है 8। उसके बाद अपने क्लास 6 की जो इंडिया ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है संकलन क्लासेस, जो मैंने आपको यहाँ पर आईडी भी लिख दी है। और अगर इस आईडी से भी पता ना लगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप ये टेलीग्राम पर ये डालोगे तो इस प्रकार से अपने चैनल का, टेलीग्राम चैनल का नाम निकल कर आएगा संकलन। उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, उससे आपको वहाँ पर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जैसी कोई नई वीडियो आएगी, और पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।